स्ट्रेंजर थिंग के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे माइक, डस्टिन और ल्यूकस को रात के अंधेरे और फॉरेस्ट में हुई बारिश के अंदर 11 मिलती है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत होती है, जहां पर ये तीनों माइक के घर 11 को ले आते हैं। 11 बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। डस्टिन और ल्यूकस माइक से लड़ते हैं और उसे कहते हैं कि इसे हमें घर नहीं लेके आना चाहिए था। अगर हमारे पेरेंट्स को 11 के बारे में पता चला तो सबकी बहुत बुरी डांट पड़ेगी। माइक अपने दोस्तों को कहता है कि मैं 11 को कल घर से बाहर निकाल दूंगा। वो घर के बाहर जाकर डोरबेल बजाएगी, मॉम दरवाजा खोलेगी और 11 मदद के लिए बोलेगी तो मॉम उसे अपने पास रख लेगी। कल सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन आज रात के लिए हम उसे यहीं पे रख लेते हैं। 11 इतनी ज्यादा इनोसेंट थी कि माइक के कपड़े देने पे वो वहीं पे चेंज करने वाली थी। इन तीनों बच्चों को समझ नहीं आता कि 11 आखिर इन नॉर्मल चीजों को भी क्यों नहीं समझ पा रही है। माइक के नाम पूछने पे 11 अपना हाथ दिखाती है। माइक पूछता है कि आखिर तुम क्यों डरी हुई हो, तुम्हें आखिर किससे डर है, तुम किससे भाग रही हो। 11 कुछ नहीं बताती, लेकिन बोलती है बुरे लोग। माइक समझ जाता है कि कुछ बुरे लोग हैं जो कि 11 के पीछे पड़े हैं, और अगर माइक अपनी मॉम को बता देगा इन लोगों के बारे में तो 11 भी खतरे में रहेगी और शायद ये बुरे लोग 11 को मार भी दे जान से। जॉयस के पास जितने भी पैसे थे वो पैसे अपने बेटे जॉन को देती है ताकि वो फोटोकॉपी करा सके और हर जगह अपने बेटे के गुमशुदा होने का पेपर लगा सके। हॉपर यहाँ पे इसलिए आता है क्योंकि कल रात जॉयस के पास जो कॉल आया था उसके बारे में जॉयस हॉपर से बात करना चाहती थी। हॉपर कहता है कि शहर के अंदर बारिश आती रहती है, अगर कोई पावर कट हो भी क्या हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लक्चुएशन हुआ हो तो फोन खराब होना आम बात है। लेकिन जॉयस बात नहीं मानती है और कहती है कि ये मेरे बेटे की आवाज थी, मैं उसे सुन सकती हूँ, मैं उसे समझ सकती हूँ। हॉपर जॉयस को और उसके बेटे को समझाता है कि हमें लोनी के पास जाना चाहिए, यानी कि जॉयस का एक्स हस्बैंड। 99% केसेस के अंदर यही होता है कि बच्चा अगर गायब होता है तो उसे उसके रिलेटिव से लेके जा सकते हैं। जॉन हॉपर को कहता है कि मैं आपके साथ चलूंगा, अगर विल डरा हुआ होगा तो उसे लाने में आसानी रहेगी, लेकिन हॉपर उसे साथ ले जाने के लिए मना कर देता है। यहाँ माइक 11 के लिए ब्रेकफास्ट लेके आता है और उसे घर से बाहर जाने के लिए भी कहता है कि तुम बाहर जाओ और मेरी मॉम तुम्हारी मदद करेंगी, लेकिन 11 बाहर जाने से साफ मना कर देती है और बुरी तरीके से डर जाती है। इसी कारण माइक कहता है कि तुम यहीं पे छुपे रहना, मैं तुम्हें लेने वापस आऊंगा। यहाँ हमें पता चलता है कि साइंस लैब का हेड इस शहर के सारे फोन कॉल्स को रिकॉर्ड कर रहा था। इसी कारण उसके पास जॉयस का भी कॉल रिकॉर्ड आ गया था, यानी कि जॉयस का बेटा विल इस शहर से गायब है। पुलिस वालों की पूरी सर्च टीम फॉरेस्ट में डेली जाया करती थी और विल को जोर जोर से आवाजें देके बुलाने लगती है। यहाँ पे स्कूल के अंदर स्टीव नैन्सी को कहता है कि आज मेरे पेरेंट्स घर पे नहीं है, जिसका मतलब साफ साफ था कि ये लोग आपस में पार्टी करना चाहते हैं। नैन्सी जॉन को देखती है और उसके पास जाके बात करने की कोशिश करती है क्योंकि वो सॉरी फील कर रही थी विल के गुम हो जाने पे। यहाँ क्लासरूम में डस्टिन और ल्यूकस कहते हैं कि आज माइक स्कूल नहीं आया है, या तो उसकी मम्मी को पता चल गया है कि इनके घर के अंदर एक लड़की छुपी हुई है, या फिर वो विल को ढूंढने के लिए अकेला चला गया है। यहाँ हम माइक को देखते हैं जो कि 11 को पूरे घर के अंदर घुमाता है, अपने घर वालों की पिक्चर्स दिखाता है और सोफे के ऊपर भी बिठाता है। जॉन को अपने भाई के साथ बीते हुए कुछ टाइम याद आते हैं कि कैसे वो अपने भाई के साथ रॉक म्यूजिक सुना करता था। जॉयस जिस मॉल के अंदर काम किया करती थी उस मॉल के अंदर जाके वो एक टेलीफोन परचेज करने की कोशिश करती है, जहाँ का अकाउंटेंट जॉयस को ये देने से पहले तो मना करता है। तब वहाँ पे जॉयस गुस्सा करती है कि पिछले 10 सालों से मैं यहाँ काम कर रही हूँ, एक दिन की सिक लीव तक नहीं ली मैंने, और आज आप लोग मुझे एडवांस देने से मना कर रहे हैं। जिसके बाद जॉयस वहाँ से 2 वीक का एडवांस और साथ में एक टेलीफोन भी ले आती है। यहाँ हम देखते हैं कि विल के घर पे जब कोई नहीं था तो एक पूरी की पूरी सर्च टीम आती है, और ये सारी सर्च टीम उसी साइंस लैब से आई थी। ये लोग बैकयार्ड के अंदर भी जाते हैं और इन्हें वहाँ कुछ न कुछ चीजें महसूस होती है। 11 यहाँ माइक के साथ उसके दोस्तों की एक फोटो को देख के विल को पहचान जाती है और विल के ऊपर फिंगर करती है। इतनी ही देर में माइक को पता चलता है कि उसकी मॉम घर पे आने वाली है। इसी कारण माइक 11 को एक अलमारी में रख देता है और कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जल्दी आऊंगा। तभी हमें इस अंधेरे से 11 का एक पास सीन दिखाया जाता है कि कैसे 11 जोर जोर से चिल्ला रही थी और साथ ही साथ में पापा पापा कहती है, और वही साइंस हेड जिसे कि वो पापा कह रही थी वो 11 की कोई हेल्प नहीं करता और उसे एक बंद कमरे में रख दिया जाता है। तो आखिर 11 के साथ में ये सब क्या हो रहा था, उसे क्यों साइंस लैब में रखा गया था और उसके ऊपर कौन से एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। यहाँ माइक की मॉम आके जब पूछती है कि तुम आखिर स्कूल क्यों नहीं गए तो माइक बहाना बना देता है कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। माइक जब ऊपर जाके 11 को देखता है तो पूछता है कि तुम आखिर रो क्यों रही थी, तुम ठीक तो हो ना। दूसरी तरफ जॉयस अपने घर के अंदर वापस से नया टेलीफोन लगाती है और उसे अपनी गोद में ही रख लेती है कि इस बार अगर विल का फोन आएगा तो वो जरूर पूछेगी कि आखिर बेटा तुम कहाँ हो। यहाँ पे पुलिस वाले मिलके एक छोटे से तालाब का भी सर्च आउट करते हैं कि कहीं बच्चे को किसी ने मार तो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे भी उसका कोई निशान नहीं मिलता है। हॉपर को इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी बर्गर रेस्टोरेंट में जल्दी से पहुँचने के लिए। हॉपर वहाँ आके देखता है तो हमें वही ओनर मिलता है जिसके पास में 11 पास गई थी। उन साइंस लैब वालों ने ही इस ओनर को मारा था, लेकिन लग ऐसा रहा था कि मानो इस ओनर ने खुद को शूट किया हो। हॉपर का ये
ओनर बेस्ट फ्रेंड था, इसी कारण हॉपर उसका नेचर जानता था कि ये कभी सुसाइड नहीं कर सकता है। जॉन यहाँ पे अपने फादर के पास पहुँचता है और उसके बाद में विल के गुम होने के बारे में बताता है। दूसरी तरफ डस्टिन और ल्यूकस जब माइक के घर के अंदर आते हैं और कहते हैं कि तुम आज स्कूल क्यों नहीं आए, तो इन्हें पता चलता है कि अभी तक भी माइक ने 11 को नहीं भेजा है। डस्टिन और ल्यूकस कहते हैं कि हम इस परेशानी को और नहीं झेलने वाले हैं, इससे पूछना ही पड़ेगा कि आखिर ये कौन है और यहाँ पे कैसे आई है, और ये नहीं बताते तो हम तुम्हारी मॉम को बता देंगे। जैसे ही डस्टिन और ल्यूकस आगे बढ़ते हैं तभी 11 अपनी पावर से बार बार दरवाजा बंद कर देती है और साथ ही साथ लॉक भी कर देती है कि बाहर मत जाओ। यहाँ लोनी जॉन को कहता है कि तुम अपने मॉम को छोड़ के यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे तुम्हें रहने के लिए अच्छा घर मिलेगा और साथ ही साथ अच्छे लोग भी मिलेंगे, लेकिन जॉन अपनी मॉम को छोड़ने के लिए मना कर देता है। इधर हॉपर रेस्टोरेंट के ओनर के दोस्त से बात करता है और कहता है कि क्या आखिर वो रेस्टोरेंट का ओनर कुछ डिस्टर्ब लग रहा था, तो उस ओनर का फ्रेंड कहता है कि नहीं, वो बहुत खुश था, उसके पास किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हॉपर पूछता है कि क्या रेस्टोरेंट के अंदर उसे कोई धमकाने वाले लोग आए थे, तो यह आदमी बोलता है कि नहीं, वहाँ पे ऐसा कोई नहीं था, लेकिन कल तक उसके रेस्टोरेंट के अंदर एक बच्चा था जो कि उसका खाना चुरा रहा था। हॉपर बच्चे का नाम सुनते ही कहता है कि क्या वो बच्चा विल था, तो यह आदमी कहता है कि नहीं, जॉयस के बेटे को तो मैं जानता हूँ। हॉपर का एक आदमी इस आदमी को विल की फोटो भी दिखाता है, लेकिन ये आदमी कहता है कि मैंने उस बच्चे का चेहरा ढंग से नहीं देखा, हो सकता है कि वो विल हो। यहाँ पे नैन्सी रात में डिनर टेबल पे कहती है कि हम सब विल के लिए स्कूल में इकट्ठे होने वाले हैं, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो बहुत अजीब लगेगा। विल की मॉम कहती है तो तुम अपने भाई माइक को भी अपने साथ ले जाओ, लेकिन तभी वहाँ पे माइक, डस्टिन और ल्यूकस एक साथ मना करते हैं कि नहीं, हम तो नहीं जाएंगे। ये इसलिए नहीं जाना चाहते थे क्योंकि घर के अंदर तो अभी 11 है। पुलिस की सर्च टीम जब रात में फिर से जंगलों को ढूंढ रही थी तो इन्हें एक बड़ा सा पाइप दिखाई देता है और साथ ही साथ फटा हुआ कपड़े का टुकड़ा भी दिखाई देता है। हो सकता है कि विल यहाँ से होता हुआ कहीं दूसरी तरफ निकल गया हो, लेकिन दूसरी तरफ तो वही साइंस लैब था। यहाँ पे अब डस्टिन और ल्यूकस भी 11 के साथ में अच्छे से बात कर रहे थे और कहते हैं कि हमें पहले तुम्हारी पावर्स के बारे में नहीं पता था। माइक कहता है कि हमने इसका नाम चेंज कर दिया है, 11 बहुत बड़ा नाम है, आज से हम इसे एल कहेंगे। दूसरी तरफ नैन्सी और बारबरा स्टीव के घर पे पहुँचते हैं। बारबरा समझाती है कि स्टीव सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है, लेकिन नैन्सी इन बातों को इग्नोर करती है और कहती है कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ पार्टी ही तो कर रहे हैं, तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ ही रहना। हॉपर के पास में पहली बार इतना बड़ा केस आया था, इसी कारण वो भी रातों में सो नहीं पाता था। माइक, डस्टिन और ल्यूकस एल से पूछते हैं कि क्या आखिर तुम विल को जानती हो और तुमने उसे कहाँ पर देखा है, तो एल यहाँ पे गेम बोर्ड को पलट देती है और उसके बाद में पहले एक छोटा सा स्टैचू रखती है। बच्चे पूछते हैं एल से कि आखिर विल कहाँ गया है, क्या वो किसी से छुप रहा है, तभी एल उस गेम बोर्ड के ऊपर एक डेमीगॉड का टॉय रखती है। ये टॉय सबसे ज्यादा खतरनाक था, जिसे देख के बच्चे डर जाते हैं कि आखिर विल किससे छुप रहा है। दूसरी तरफ हम यहाँ पे जॉन को देखते हैं जो कि रात में एक कैमरा लेके फॉरेस्ट में पिक्चर्स क्लिक करता है कि शायद उसे अपने भाई विल के बारे में कुछ चीजें पता चल जाए। यहाँ स्टीव के घर पे सभी पार्टी एंजॉय करने लगते हैं, ये लोग ड्रिंक करते हैं और तभी बारबरा भी कहती है कि मैं भी इस चीज को ट्राई करती हूँ, लेकिन तभी वहाँ पे बारबरा का हाथ कट हो जाता है, इसी कारण वो अंदर की तरफ चली जाती है और ये सब लोग मिलके पूल पार्टी करते हैं। इन सारी चीजों की जॉन पिक्चर्स ले रहा था। यहाँ पे फिर से रात में जॉयस के पास में कॉल आता है और ये कॉल विल का ही था और वो बार बार में मॉम मॉम कह के रो रहा था। जॉयस नहीं समझ पाती कि आखिर विल कहाँ पर है, वो किस चीज से डर रहा है और आखिर वो कहाँ छुप रहा है। तभी फिर से किसी क्रीचर की आवाज आती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थी और एक शॉर्ट सर्किट के कारण इस बार भी ये टेलीफोन खराब हो जाता है। तभी घर की लाइट्स ब्लिंक करने लगती है। उन लाइट्स को फॉलो करते हुए जॉयस आगे बढ़ती है और सीधा विल के रूम तक पहुंच जाती है और वहाँ की लाइट्स भी ब्लिंक कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ की दीवार आगे की तरफ बढ़ने लगती है। जॉयस बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग के कार में बैठ जाती है, लेकिन तभी सारी लाइट्स ब्लिंक करना बंद कर देती है। जॉयस को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर इस घर के अंदर कौन है और अगर विल है तो वो क्या बताना चाहता है। जॉयस वापस से उसी घर के अंदर जाती है चीजों को वापस चेक करने के लिए। इधर बारबरा नैन्सी को वापस घर चलने के लिए कहती है, लेकिन नैन्सी बारबरा को कहती है कि तुम अकेली घर चली जाओ, मैं स्टीव के साथ आ जाऊंगी। यहाँ नैन्सी और स्टीव की क्लोजनेस काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इन सारी चीजों को जॉन कैप्चर कर रहा था। बारबरा यहाँ पे पूल के ऊपर अकेली बैठी थी। जब उसके हाथ पे कट लगा था तो उसमें से ब्लड निकल रहा था और वो ब्लड की कुछ बूंदे पूल के अंदर गिर जाती है और तभी हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर आता है पीछे से और उसके बाद में बारबरा भी गायब हो जाती है। जॉन उस टाइम पे रील बदल रहा था और उसने वो सीन नहीं देखा था, तो क्या बारबरा को भी किसी ने मार दिया है या फिर वो भी किसी दूसरी दुनिया में गायब हो गई है। गाइस, इन सारी चीजों के जवाब तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेंगे, तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा।